पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो घोस्ट गैंग के लोग थे वो युनफी के पीछे पड़ चुके थे ताकि उसको जान से मारा जा सके, क्योंकि युनफी ने उस फ्लावर को हासिल कर लिया था। अब एक बार उसने फ्लावर हासिल कर लिया है तो बस यहाँ पर उसको अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी है। उसके बाद वो अपनी पावर को इंक्रीज कर लेगा और उसके बाद वो दुश्मनों की वाट लगा सकता है। लेकिन ये करने का वो गैंग मेंबर जो थे वो उसको मौका ही नहीं दे रहे थे, और तब भी युनफी मौका निकाल कर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता है। जो मेथड वो प्रैक्टिस करना चाहता था उसको वो पूरा करता है, और उसके बाद तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद तो वो ऐसे ही अपने ऑरा की मदद से सबकी जान ले चुका था। 6 में से 4 घोस्ट गैंग के बंदों को तो वो ऐसे ही जान से मारकर खत्म कर देता है, और बाकी के 2 जैसे जैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले थे, वरना युनफी उनको भी जान से मारकर खत्म कर देता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ब्यूटी ब्लेड जो थी वो युनफी को अपने कमरे के अंदर लेकर आती है। वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी, और क्यों वो टेंशन में है वही बताने के लिए वो युनफी को अपने कमरे के अंदर लेकर आई हुई थी। जैसे वो यहाँ पर आती है वहां पर एक मास्टर बैठा होता है। वो तुरंत ही यहाँ पर युनफी को देखकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। युनफी भी हैरान कि मैंने इसका क्या किया, ये मास्टर मुझ पर अटैक कर रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर तो अंधाधुन उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। मास्टर यहाँ पर रुकने वाला था ही नहीं। मास्टर कहना चाहता है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड बंदे को अंदर आने की परमिशन नहीं है, तो तुम आखिर यहाँ पर अंदर आए कैसे? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे के अंदर आने की? तो ब्यूटी ब्लेड जो थी वो जल्दी से यहाँ पर आती है और कहने लग जाती है मास्टर से कि देखिए आप ना युनफी को गलत समझ रहे हैं, ये कोई बाहर का नहीं है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, ये मेरा ही एक दोस्त है। मैं खुद यहाँ पर युनफी को लेकर आई हूँ ताकि वो मेरे भाई को चेक कर सके, क्योंकि मुझे पता है कि युनफी के पास जो स्किल्स वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो वो अपनी स्किल्स का यूज करते हुए बाय चांस हो सकता है कि वो मेरे भाई को रिकवर कर दे। यही ट्राई करने के लिए मैं युनफी को यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप इसके ऊपर अटैक मत करिए। तो मास्टर कहने लग जाता है कि एक बचका ना जिसने अभी तक अपना अर्थ रैन भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है? सपने में भी नहीं, वो ये कभी नहीं कर पाएगा। और तुम यहाँ पे बिना मतलब कि इस युनफी को लेकर आ गए इस उम्मीद में कि वो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है। तो ये सुनकर युनफी को गुस्सा आ जाता है। वो कहना चाहता है कि जब तुम लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो ठीक है, मेरा यहाँ पर रहकर कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड जो थी वो यहाँ पर युनफी से कहना चाहती है कि मास्टर को माफ कर देना, उनके बदले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो बस ना थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिए। तुम प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानो और एक बार बस कोशिश करके देखो कि तुम मेरे भाई को ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अब आखिरी उम्मीद तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है, तुम ही अगर उसको ठीक करोगे ना तो ही वो ठीक हो पाएगा, इसलिए प्लीज उसको छोड़कर मत जाओ। वो यहाँ पर एडो को भी कहने लग जाती है कि आपको ना युनफी के ऊपर भरोसा करना होगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, वरना मेरा भाई मर जाएगा। तब युनफी जो था वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और पावर को एक्टिवेट करने के बाद ब्यूटी ब्लेड के भाई को चेक कर रहा था। उसको पता चलता है कि इसके हार्ट तक के किसी खास तरह का पॉइजन डाला गया जो कि पहुंच चुका है और उसके दिल को बिल्कुल काला कर चुका है। मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल कम टाइम बचा है ब्यूटी ब्लेड के भाई के जिंदा रहने का। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये पॉइजन ना एक सेंटीपेड के जरिए फैलता है, और एक बार किसी के शरीर के अंदर चले जाए ना तो वो अंदर के हिस्सों को ही खाते हुए अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। पॉइजन लगने के बाद 2 से 3 दिन तक के मैक्सिमम टाइम होता है कि कोई इंसान जिंदा रह पाए, उसके बाद वो मर जाता है। तो आखिर ब्यूटी ब्लेड के भाई के अंदर इतना भयंकर मेथड का यूज करते हुए किसने पॉइजन डाल दिया होगा? मास्टर हैरान कि युनफी तुमने पता लगा लिया कि किस तरह का पॉइजन है, क्योंकि हम तो वो तक पता नहीं लगा पा रहे थे कि असल में ब्यूटी ब्लेड के भाई को हुआ क्या, लेकिन तुमने तो देखते साथ ही इसके पॉइजन के बारे में पता लगा लिया। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम किसी भी तरह से इसको ठीक कर दो। तुम अगर इसको ठीक कर दोगे ना तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज कोई भी मेथड होगा ना उसका यूज करते हुए ब्यूटी ब्लेड के भाई को ठीक कर दो। तो युनफी कहने लग जाते हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ तो तरीका है जिसकी मदद से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। गारंटी नहीं दूंगा लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसको ठीक किया जा सके। युनफी यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर इस यंग मास्टर के लिए ये मास्टर भी जो है वो भी इतना मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मैं उसको ठीक कर सकूंगा। लगता है कि ये जो ब्यूटी ब्लेड का भाई है ये नॉर्मल बंदा नहीं है, बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, इसलिए अब तो ट्राई करना ही पड़ेगा इसको ठीक करने का। तो अब यहाँ पर युनफी जो होता है वो इलाज करने के लिए बैठ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, और पावर को यूज करने के बाद वो अपनी ज़ूमी फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसके पास्ट लाइफ की एक कमाल की टेक्निक थी। और उसी टेक्निक का यूज करते हुए उसने बाजार में जो एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था उसको ठीक किया था। तो वही वाली टेक्निक को वो यहाँ पर भी यूज कर रहा था। जैसे युनफी की पावर एक्टिवेट हुई और ब्यूटी ब्लेड के भाई के अंदर जा रही थी, वो जो सेंटीपेड उसके जिस्म के अंदर जाकर उसके अंग वगैरह को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको हलचल मचने लग जाती है। वो तकलीफ से चिल्लाने लग गया था। युनफी की पावर उस सेंटीपेड के अंदर हलचल मचा चुकी थी, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कुछ ही पल के अंदर वो बाहर निकल कर आ भी चुका था। जैसे वो बाहर आया, ब्यूटी ब्लेड का जो भाई था वो बहुत अच्छा महसूस करता है, उसके अंदर से पॉइजन खत्म हो गया। बस 2 मिनट के अंदर युनफी ने अपनी पावर को यूज किया और ब्यूटी ब्लेड का भाई अब ठीक हो गया। वो बिल्कुल खतरे से बाहर था। युनफी कहता है कि देखो खतरे से बाहर है, थोड़ा सा इसका अच्छे से ख्याल रखना, एक हफ्ता भी अगर इसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा ना तो ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा।
कोई भी खतरा लेने वाली बात नहीं है, तो आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं। ब्यूटी ब्लेड वो अपने भाई को बताने लग जाती कि देखो तुम अब देख रहे हो ना अपने सामने, ये है युनफी, इसने तुम्हारा इलाज किया और तुम्हें ठीक किया, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। युनफी ने यहाँ आकर तुम्हें बचाया है। तो ये देखकर वो जो बंदा था वो युनफी से कहने लग जाता है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जो तुमने मुझे इतने जानलेवा मुसीबत से बाहर निकाला। तुम एक मिराक्युलस डॉक्टर हो, ऐसा शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर एक एहसान है जिसकी मैं भरपाई करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मांगो कि तुम मुझसे क्या मांगते हो। लेकिन युनफी कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आखिर मैं लेकर क्या करूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर आप दे सकते हो और वो है दोस्ती। अगर आप चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो, हम दोनों आगे एक दोस्त की तरह रहेंगे। तो ब्यूटी ब्लेड का भाई कहता है कि यार ये भी कोई मांगने की चीज है, तुम तो मेरे पक्के वाले दोस्त बन गए। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास जो इतनी अच्छी स्किल है ना, इसके बदले मैं तुम्हें इंपीरियल सिटी के अंदर कोई अच्छी पोजीशन दिलवा सकता हूँ। क्या वहां जाना चाहोगे? वहां पर तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी और आगे की लाइफ तुम्हारी सेट रहेगी। तो ये सुनकर युनफी कहना चाहते हैं कि देखिए अभी फ्यूचर के बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो भी मेरा प्रेजेंट चल रहा है ना, मैं उसी को हैंडल करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, कभी मुझे अगर ऐसा हुआ इंपीरियल सिटी में जाना तो मैं जरूर आपको बताऊंगा इसके बारे में, और उस टाइम आप मेरी हेल्प कर देना। तो ब्यूटी ब्लेड का भाई कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम बेफिक्र मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। युनफी ने उसकी जान बचाई थी तो वो यहाँ पर बिल्कुल आभारी था युनफी का। ब्यूटी ब्लेड जो थी वो युनफी को बाहर लेकर आती है, उससे कहना चाहती कि युनफी मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से करूं, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है आज मेरे ऊपर। युनफी जो था वो अपने पास से एक एंटीडोट को बाहर निकालता है जिसके अंदर कुछ पिल वगैरह मौजूद थी। वो कहने लग जाता है ब्यूटी ब्लेड से कि इसको ना आप 1 महीने तक के खाना, तो आपके अंदर जो पॉइजन है ना वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। काफी टाइम से आपका इलाज नहीं कर पाया ना, तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी ये आपकी हेल्प करेगा आपका पॉइजन कम करने के लिए। ब्यूटी ब्लेड कहती है कि युनफी तुम कितने ज्यादा एहसान करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एहसान चुकाऊंगी तुम्हारा, तुमने एहसानों के तले बिल्कुल दबा कर रख दिया मुझे। वैसे हाँ, मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहती हूँ कि अभी कल से ही ना कंपटीशन शुरू होने वाला है, जो कि क्लान कंपटीशन होगा अलग अलग क्लान का। तो उसमें बाकी के जो 3 क्लान है ना हमारी इस सिटी के अंदर मौजूद, तीनों के तीनों ने हाथ मिला लिया। वो तीनों मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारी जान खतरे में डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहना। तो युनफी कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर किन क्लान के अंदर वो जो लीडर था वो आराम से बैठा होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने अपने साथी वगैरह को भेज दिया है, तो वो लोग अब तक तो युनफी को जान से मारकर खत्म कर चुके होंगे। वहां पर वो जो घोस्ट गैंग थे उसका लीडर भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर मास्टर जो था किन क्लान का वो कहना चाहता है कि लीडर तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे बंदे सच में लाजवाब है, उन्होंने तब तक के युनफी को मार कर खत्म कर दिया होगा। मेरे रास्ते का कांटा तो कम से कम हटा अभी तक। लेकिन तब वो जो 2 बंदे बचे हुए थे जिसको युनफी मार नहीं पाया था, वो दोनों भागकर यहाँ पर आते हैं और कहना चाहते हैं कि गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हम युनफी को मार तो नहीं पाए, उल्टा उसने हमारे ही ग्रुप के 4 बंदों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। जैसे जैसे हम अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आए, वरना वो हमें भी मार डालता। तो ये देखकर वो जो गैंग का लीडर था वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो बचे हुए 2 साथी थे उनको ही उठा पटक मारना शुरू कर देता है कि निकम्मे घटिया कहीं के, हिम्मत कैसे भी तुम्हारी यहाँ पर आने की खाली हाथ, तुमने हमारे गैंग का नाम खराब किया, इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ। वो युनफी कौन सा पहाड़ जैसी चीज था जिसको तुम मार नहीं पाए। बाकी दोनों क्लान के जो लीडर थे वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अभी तो युनफी मरा ही नहीं, हो सकता है कि युनफी ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, तभी उसको मारना इतना मुश्किल रहा होगा। तो किन क्लान का जो मास्टर था वो कहने लग जाते कि देखो तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है, युनफी ज्यादा टाइम तक के बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा किनान जो है ना उसने कल रात को ही एक और अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया है। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना कि उसके सामने टिक पाना युनफी जैसे बचकाने की औकात ही नहीं है, वो उसके सामने धूल के बराबर भी नहीं है। बस कल ही तो कंपटीशन शुरू होने वाला है, कंपटीशन के अंदर ही उसको जान से मार दिया जाएगा, युनफी कल के बाद वो जिंदा बचेगा ही नहीं। तो बाकी लोग कहना चाहते हैं कि किनान ने वापस से अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू किया, क्या बात है यार, उसके पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है तो उसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है। क्या स्पीड से उसका ब्रेक थ्रू होता है, उसके सामने टिक पाना, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर किसकी भी औकात होगी। किन फैमिली का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि 4 मेजर सेक्ट जो है ना उन्होंने इनविटेशन लेटर भेजा है कि वो मेरे किनान को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हैं। वो चारों के चारों सेक्ट जो है ना वो टॉप लेवल के सेक्ट वगैरह है, और वहां से मेरे बेटे को ऑफर मिल चुका है। मैंने वहां के मास्टर को भी बुला लिया है इस टूर्नामेंट के अंदर कि वो जो कंपटीशन होने वाला है उसको आए वहां पर और मेरे बेटे का परफॉर्मेंस वो देख पाए। उसके बाद उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा
कितना ज्यादा काबिल है। तो ये सुनकर बाकी के क्लान के जो मास्टर थे वो कहने लग जाते हैं कि अब तो यहाँ पर ये क्लान नहीं बचने वाला, उस यूनफी के ये क्लान को खत्म करने का टाइम आ चुका है। हम तीनों के तीनों क्लान वाले मिलकर उसके क्लान को आज ही खत्म करके रख देंगे। तो केन क्लान का मास्टर कहने लग जाता है कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत को टाल चुके हैं तो वो यूनफी जो है उसकी क्या ही औकात है, उसको मारना ना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो जब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तभी वहाँ पर शियाओ भी आकर पहुंच जाता है, वही छक्का शियाओ, जो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि अगर तुम लोग यहाँ पर यूनफी को मारने का प्लान कर रहे हो ना तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नफरत है उस यूनफी से, मैं भी उसको मरा हुआ देखना चाहता। तो ये देखकर बाकी लोग हैरान किया ये छक्का कहाँ से उड़कर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये हमारा साथ देता है यूनफी को मारने में तो हम इसका वेलकम करते हैं। तो ये सारे के सारे लोग टीम बना चुके थे ताकि किसी भी तरह से यूनफी को जान से मारा जा सके। अब कल का दिन आ चुका था तो आज ही के दिन कंपटीशन होगा। इस सिटी के अंदर जो 4 क्लान है उन चारों के चारों क्लान के डिसाइपल वगैरह का, तो सभी क्लान के जो डिसाइपल वगैरह थे वो उस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे और कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस बार का कंपटीशन कौन जीतेगा, कौन सा क्लान बाजी मारने वाला है। कंपटीशन की सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। वहां पर वो मोटू भी होता है जो कहने लग गया था कि मैंने तो सुना है कि इस बार के कंपटीशन को उन लोगों ने और ज्यादा टफ बना दिया है। यार जब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो हर बार का कंपटीशन ही टफ हो जाता है, क्या फूटी किस्मत है मेरी। ये क्लान के बाकी बंदे वहां पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं मोटू से कि अबे मोटू तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरे को किसने यहाँ पर भेजा, तू थोड़ी ना पार्टिसिपेट करने वाला है इस कंपटीशन के अंदर क्योंकि तू घटिया आदमी है। तो मोटू कहता है कि अरे तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते, मैं भी तो ये क्लान का बंदा हूँ और ये क्लान जब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो मेरा भी हक बनता है इसमें पार्टिसिपेट करने का, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वहां पर तियानफेंग नाम का बंदा आता है जो कि ये भी ये क्लान का ही है और वो कहने लग जाता है कि रहने दो मोटे को, यूनफी और उसके फादर ने यहाँ पर कह दिया है कि मोटा भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि इस क्लान को जितने भी क्लान के टॉप बंदे हैं ना वो सब मिलकर ही जीतेंगे। तो मोटू भी हमारे साथ रहेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा हमें। मोटू कहना चाहता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं हूँ इतना ज्यादा कमाल का, लोगों को मेरी जरूरत अपने आप लग जाती है, जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी जरूरत लगी है। देखना मैं इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे, तारीफ करते करते उनके मुंह में छाले पड़ जाने वाले हैं, सबको दिखा दूंगा कि आखिर मैं हूँ क्या चीज। तो बाकी के जो ये क्लान के बंदे थे वो उसे कहना चाहते कि देख अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो तेरा तो बैंड बजा कर रहूंगा मैं, तेरी तोंद को ना दबा दूंगा मैं, इसलिए जो करना है चुपचाप से करना और हमारे ये क्लान को जिताने की कोशिश करना, ना कि थाली में जो खाता है उसे मैं छेद किया ना तो बहुत मारूंगा तुझे। लेकिन वो लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि सब लोग तो यहाँ आ चुके हैं पर यूनफी अभी तक क्यों नहीं आया, यूनफी ठीक तो होगा ना। पर उनके याद करते साथ ही वहाँ पर यूनफी आकर पहुंच जाता है, जो उससे लोग कहने लग जाते हैं कि यूनफी तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा, तुम्हें तो कब कहाँ जाना चाहिए था, कर क्या रहे थे। तो यूनफी कहता है कि अब देखो यहाँ पर क्लान कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मैं एक खास तरह की सीक्रेट वेपन के ऊपर काम कर रहा था। अब जब वो वेपन मेरे पास कंप्लीट होकर तैयार हो चुका है तब मैं आया हूँ यहाँ पर, उम्मीद है कि वो वेपन हमें इस कंपटीशन को जिताने में हेल्प करेगा। इसके बाद वो एक मास्टर होता है जो कि यहाँ पर आए हुए जितने भी डिसाइपल वगैरह थे जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनसे कहने लग जाता है कि इस साल हमारी सिटी ने वापस से इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। ये कंपटीशन हर बार होता है 4 मेजर क्लान के बीच में, तो इस बार भी इस कंपटीशन के अंदर चारों क्लान के लोग शामिल है। पर इस बार का जो कंपटीशन है ना वो पिछली बार से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब कि पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। हमने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है ताकि इस कंपटीशन को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। कंपटीशन में अगर तुम्हें जीतना है तो सामने जो पहाड़ तुम लोगों को नजर आ रहा है ना उसकी चोटी पे जाना है और वहां जाकर अपना झंडा लड़ाना है। जो भी यहाँ पर अपना झंडा लगाएगा सबसे पहले उसी को कंपटीशन का विनर माना जाएगा और उसका क्लान ही जीतेगा। 4 क्लान है, चारों क्लान वालों को एक एक फ्लैग दिया जाएगा और क्लान के जितने भी लोग हैं ना वो सब मिलकर उस फ्लैग को पहाड़ की चोटी पे गाड़ने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले ये काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन याद रखना जो भी यहाँ पर इस फ्लैग को अब नहीं बचा पाया और उसका फ्लैग डिस्ट्रॉय हुआ तो वो क्लान उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस कंपटीशन के अंदर कोई भी रूल नहीं है कि किस तरह से किसी को मारना है या पीटना है, तुम्हारे पास पूरी खुली छूट है, तुम जिसको चाहो उसको मार सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। चाहे लाशों का ढेर लगाना है तुम वो भी लगा सकते हो, बस तुम्हारा मकसद ये है कि तुम्हें पहाड़ की चोटी पे जाकर अपने क्लान का फ्लैग लगाना है। अब चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सब चीज की तुम्हें खुली छूट है। तो ये सुनकर बाकी के डिसाइपल हैरान रह जाते कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, इससे पहले बार में तो ऐसा रूल नहीं था कि किसी की जान ली जा सकती है, लेकिन इस बार तो रूल को ही बदल दिया गया। अब तो किसी की भी जान लेने पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। ऐसे में तो कमजोर डिसाइपल तो बड़ी बेरहमी से मारे जाएंगे। यूनफी के फादर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो वो शी क्लान का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारे ये क्लान वालों की फट गई, तभी तो तुम यहाँ पर कह रहे हो कि किसी की जान लेना सही नहीं है। अगर तुम्हारी इतनी ही फटी है तो तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले अपने ये क्लान को डिस्क्वालीफाई करवा लो ना, बाहर निकल जाओ उस कंपटीशन में, क्यों कूद रहे हो बीच में। तो यूनफी के फादर
मास्टर कहते कि तू तो कुछ बोल ही मत यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जब भी कंपटीशन होता है ना तो उसमें तेरे बेटे किनआन को ना मेरे युनफी ने हमेशा हराया और देखना आज भी वही होगा। तो किनआन का फादर भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसके बाद सारे के सारे क्लान वाले जो थे उनके मास्टर वगैरह अपने अपने जो क्लान के लोग जाएंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके कमांडर को वो फ्लैग दे रहे होते हैं, क्योंकि हर क्लान से एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया गया है जिस ग्रुप के अंदर टॉप लेवल के डिसाइपल होंगे उस क्लान के, और उन डिसाइपल का एक कमांडर होगा। तो कमांडर के पास ही वो फ्लैग जाना था। तो सबसे पहले लियू क्लान जो था उसका मास्टर अपने एक कमांडर को अपने क्लान का फ्लैग देता है। तो अब यहाँ पर उसका कमांडर का नाम था मुबाई, लियू मुबाई। उसने अपने क्लान का फ्लैग ले लिया था, बारी थी बाकी क्लान वालों की भी। तो दूसरा नंबर आता है शी क्लान का, जिसकी कमांडर होती है वो ही शियाओडी। तो वो अपने क्लान का फ्लैग वो हासिल कर चुकी थी। तीसरी बारी होती है युनफी की ये क्लान की। तो युनफी के फादर भी अपने क्लान का फ्लैग देते हैं तियानफेंग को, क्योंकि ये क्लान से जो जाएगा और कमांडर बनेगा वो था तियानफेंग, युनफी को कमांडर नहीं बनाया गया था। तो ये देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते कि अबे ये क्या अजीब बात है, ये क्लान का कमांडर तो युनफी को होना चाहिए था ना, तियानफेंग को क्यों बना दिया गया कमांडर? क्या ये क्लान वालों को भरोसा नहीं है युनफी के ऊपर कि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत दिला सकता है? तभी तो उन्होंने यहाँ पर किसी और बंदे को कमांडर बना दिया, जबकि युनफी को बनना चाहिए था कमांडर। लेकिन युनफी जो था वो तियानफेंग से कहने लग जाता कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम कमांडर की जिम्मेदारी उठाओगे, क्योंकि तुमने वैसे भी बहुत मेहनत की है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। तो तियानफेंग भी कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इस ग्रुप के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कमांडर होंगे, एक तुम होगे और एक मैं। उम्मीद है कि हम इस कॉम्पिटिशन के अंदर आग लगा देंगे और इसको जरूर जीत कर दिखाएंगे। तो शी क्लान का जो मास्टर था वो युनफी के फादर से कहना चाहता है कि तुमने तो युनफी को कमांडर बनाया ही नहीं, लगता नहीं कि तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा है। तो युनफी के फादर कहते कि देखो मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन मेरा क्लान ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे के ऊपर टिका रहे। मैं यहाँ पर ये साबित करना चाहता हूँ लोगों की नजरों में कि हमारे क्लान के अंदर सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है, जो मेहनत करेगा उसको ही कमांडर बनाया जाएगा। अब युनफी को कमांडर बनाया जाता तो बाकी लोग थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने युनफी को बजाय दूसरे को कमांडर बनाया है। तो शी क्लान का मास्टर कहता है कि भाई जाना यार, तू डायलॉग बड़े बड़े मारता है, तेरे क्लान में ज्यादा जीनियस नहीं भरे हुए बल्कि लूजर भरे हुए हैं। वो तुझे जब कॉम्पिटिशन शुरू होगा ना उसके बाद ही तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि तूने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके ना बहुत बड़ी गलती की, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तेरा जो ये क्लान है ना इस कंपटीशन के अंदर ये मरने वाला है, तो बेहतर होगा कि डिसेबल को तू भेजी मत। तो ये सुनकर युनफी के फादर कहते कि ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। तो ये सुनने के बाद शी क्लान का जो मास्टर था वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो अपने बेटे किनान को वो फ्लैग दे रहा था। वो तुरंत जैसे अपना फ्लैग बाहर निकालता है, किनान जो था वो उस फ्लैग को पकड़ता है और पकड़ते साथ ही ऐसा और बाहर निकला था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर वो किनआन ही दिख रहा था। वो यहाँ पर युनफी से कहना चाहता है कि युनफी तेरी किस्मत अच्छी है कि तो कमांडर नहीं है, क्योंकि तुझे पता है जो कमांडर होगा ना मैं उसी की जान लूंगा और उसको जान से मारकर उसका फ्लैग डिस्ट्रॉय करूंगा, ताकि कोई कंपटीशन में रहे ना और मैं आराम से इसको जीत जाऊं। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे कमांडर ना होने के बावजूद भी फिर भी मैं तुझे जान से मारूंगा। तो युनफी कहता है कि वो तो कॉम्पिटिशन शुरू होने के टाइम ही पता चलेगा, मैं भी तो देखूं कि तू यहाँ पर मेरा या फिर मेरे ग्रुप के किसी भी बंदे का तो बाल तक पाका कर पाता है या नहीं पाता है। दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एकदम तैयार हो चुके थे, मानो कि यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने से पहले ही एक दूसरे को उठा पटक मारना शुरू कर देंगे। तो बाकी के जो लोग यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आए हुए थे वो लोग कहना चाहते कि यार क्या कमाल के दोनों की पावर है। यहाँ पर किनआन के पास तो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन तब भी युनफी जो है बिना किसी खास पावर के भी उसका अच्छे से मुकाबला कर पा रहा है। ये कंपटीशन को तो सिर्फ 2 ही लोग पूरी तरह से 4 चांद लगाने वाले हैं। एक तरफ होगा किनआन और दूसरी तरफ होगा युनफी। दोनों का जो बैटल होगा ना वाह मजा ही आएगा दोनों को देखकर। हम तो उसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। शियाओडी जो थी वो किनआन के पास आती है और उसको थोड़ा बात करने की उससे कोशिश करती है, क्योंकि वो उसको पसंद करती है और उसने उसको अपना नया बॉयफ्रेंड बनाया है। लेकिन किनआन तो उसको भाव तक नहीं देता। तो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर शियाओडी जो थी वो पहुंच जाती है युनफी के पास और उसे कहना चाहती है कि युनफी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, मुझे तो लगा था कि तुम डर कर भाग जाओगे। तो युनफी कहता है कि तुम जैसी घटिया लड़की जिसको मैंने सबके सामने बेइज्जत किया था तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम जब यहाँ पर अपना मुंह उठाकर आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर। तो ये सुनकर शियाओडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी सारी इज्जत को ना आज मैं कंपटीशन के अंदर ही नीलाम करने वाली हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, जिस तरह से मुझे डाइवोर्स देकर तुमने सबके सामने बेइज्जत किया था ना, इसका बदला मैं सबके सामने तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर हरा कर लूंगी और ये मेरा यानी कि शियाओडी का वादा है। लेकिन फिर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, उसको धक्का मारकर वहां से आगे बढ़ जाता है। क्या जाना साइड हो, मुझे मेरे दोस्तों को गुड बाय कहना है इस कंपटीशन को शुरू होने से
पहले शियाओडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तब तक यहाँ पर यूनफी जो होता है वो ब्यूटी ब्लेड वहां पर आई हुई थी उसको चीयर करने के लिए, तो वो उसके पास जा चुका था। सारे के सारे लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि बस अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। तब लियू क्लान का वो जो कमांडर था वो शियाओडी के पास आता है, उसे कहने लग जाता है कि तुम उदास क्यों, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना इस यूनफी को साइड करने के लिए, हम दोनों आपस में टीम बना लेते हैं। तो शियाओडी कहती है निकलना रे ठरकी, मुझ पर लाइन मारने की कोशिश करेगा ना तो तेरा पत्ता कटने वाला है। ज़ाओमू और यूई जो थे वो लोग भी यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं, सभी से कहने लग जाते हैं कि देखो देखो यहाँ पर ये क्लान जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, आपको फुल एकदम धमाकेदार कंपटीशन का मजा मिलेगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से इस कंपटीशन का मजा लीजिए। जिसके बाद कंपटीशन को शुरू किया जा रहा था, लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले वो जो तियानफेंग था वो यूनफी के पास आता है, उसे कहना चाहते हैं कि देखो अब कंपटीशन तो शुरू ही होने वाला है, क्यों ना उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा प्लान बना ले, उस प्लान को फॉलो करेंगे तो हम आसानी के साथ अपना फ्लैग सबसे पहले उस माउंटेन की चोटी पे लगा पाएंगे। देखो सब तुम देख पा रहे हो ना कि वो जो हमें पहाड़ तक जाना है वहां जाने के लिए पहले इन बड़ी बड़ी चेनों को क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं ना तो चांस सबसे ज्यादा ये होगा कि अगर कोई पीछे से या सामने से हमारे पर अटैक करे तो हम एक साथ ही चेन के नीचे गिर सकते हैं, और जो भी चेन के नीचे गिरेगा उसका मरना तय है, क्योंकि न जाने नीचे कितने हजारों मीटर गहरी खाई है। तो सबसे बेस्ट चांस होगा कि हम दो ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप को यूनफी लीड करेगा, दूसरे ग्रुप को मैं लीड करने वाला, और उसके बाद हम अपना फ्लैग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि उसके बाद जो भी हमारा फ्लैग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा हम उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे और उस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतेंगे। तो तियानफेंग के प्लान पे सभी लोग तैयार हो चुके थे। तो अब यहाँ पर ढोल नगारे बजते हैं और इसके साथ ही कंपटीशन शुरू कर दिया गया था। जैसे ये कंपटीशन शुरू हुआ सारे के सारे लोग बिल्कुल रफ्तार के साथ चेन के ऊपर खड़े होते हैं और बस वहां से भागने लग गए थे। लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए माउंटेन तक पहुंचना चाह रहे थे ताकि वहां जाने के बाद वो अपने क्लान का झंडा लगा सके, लेकिन सबके जाने के बाद भी वो जो किनान होता है वो आराम से सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, मानो कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाकी लोग उससे कहते कि किनान तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं जाना है क्या अपने क्लान का फ्लैग लेकर? तो किनान कहता है कि अब जाना मुंह बंद कर, जब मुझे सही टाइम लगेगा मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा, क्योंकि भेड़ बकरियों को जाने दो, मैं तो बाद में एंट्री मारूंगा और तब भी मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतूंगा, क्योंकि मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। यूनफी और उसके दोस्त वगैरह भी पूरी जान लगाते हुए वहां से आगे बढ़े थे, जहां पर जितने भी क्लान वाले थे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे ताकि बाकी क्लान वालों को साइड कर दिया जाए, तो आराम से वो लोग आगे बढ़ते हुए अपना झंडा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा प्लान तो बनाकर रखा गया था यूनफी और उसके दोस्तों को मारना, ताकि ये क्लान ही खत्म हो जाए। तो बाकी लियू क्लान का जो लीडर मोबाइल था वो तुरंत यहाँ पर यूनफी और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो आगे से अटैक करता है तो तियानफेंग जो था वो पीछे से जितने लोग अटैक कर रहे थे वो उनको हैंडल किए हुए था। दोनों तरफ से ये लोग अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी जी क्लान के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मोटू जो होता है जब वो आगे बढ़ा था तो उसको एकदम घबराहट हो जाती है कि भैंस की टांग नीचे कितनी गहरी खाई है, मुझे तो ऐसा धक धक हो रहा है कि मैं लगता है नीचे गिर जाऊंगा। बड़ा शान मार रहा था मोटू की मैं तो यहाँ पर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि लोग खाली मेरा नाम ही लेते रह जाएंगे। पर चेन पे खड़े होते साथ ही उसके पैर से थर थर कांपने लग गए थे, बेचारा ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यूनफी जो था जितने भी लोग उसके क्लान के मेंबर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते वो उन सभी को सबक सिखाया जा रहा था। लेकिन तब वहां पर शियाओडी आ जाती है जो कि यूनफी को सामने से आकर घेर चुकी थी। वो यूनफी से कहती कि यूनफी बस तेरा खेल खत्म हो गया, अब देखती हूँ ना कि तू कैसे मेरे सामने से बचकर आगे निकल पाता है, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये सुनकर यूनफी जो था वो भी शियाओडी से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन तब लियू क्लान का वो जो कमांडर था वो बीच में आता है और शियाओडी से कहना चाहता है कि शियाओडी तुम साइड हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं यूनफी को हैंडल कर लूंगा। तो शियाओडी कहना चाहती है कि ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। तो शियाओडी यहाँ से साइड हो चुकी थी और वो अपने क्लान का झंडा लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। तब तक के वो जो लियू क्लान का कमांडर मोबाइल था वो यूनफी और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो अकेला यहाँ पर था और यूनफी और तियानफेंग के ऊपर अटैक करते हुए वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उनका जो बैटल होता है वो बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो चुका था। अकेला मोबाइल वो सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। यूनफी तो यहाँ पर मोबाइल को जान से मारने की कोशिश करता था कि एक बार वो उसको धकेल कर नीचे फेंक दे तो ये उसके बाद परेशानी नहीं करेगा। लेकिन मोबाइल शांत बैठने वाला नहीं था, वो अपने पास से और भी खतरनाक वेपन वगैरह लेकर आया हुआ था। वो उसकी मदद से यूनफी के ऊपर अटैक करता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन यूनफी यहाँ पर तैयार था उसके सारे के सारे अटैक को रोकने के लिए। कोई भी कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, कोई भी यूनफी का बाल तक पाका नहीं कर पाया था। और यूनफी अभी सबसे आगे चल रहा होता है क्योंकि अभी तक किनान इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने आया ही नहीं था, वो आराम से अभी भी बैठा होता है। इसके बाद वो जो मोबाइल था वो तुरंत ही एक ब्रूटल अटैक देखकर यूनफी के ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन यूनफी को ये अटैक लग पाता है, इससे पहले वो वहां से तो साइड हो जाता है। लेकिन उसके क्लान का एक दूसरा बंदा था जिसका
जिसका नाम यीफान था उसको वो अटैक जाकर लग चुका था, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो चैन से सीधा नीचे इतनी ऊंची खाई के अंदर जाकर गिरने लग गया था। युनफी ये देखकर घबरा जाता है कि यीफान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो यीफान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब वो नीचे काफी ज्यादा जाकर गिर जाता है, पर अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या यहाँ पर सच में यीफान नीचे गिरकर मारा जाएगा या फिर कोई ना कोई चमत्कार होगा जो कि यीफान को इस मुसीबत से बचा लेगा। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।